बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें ही शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर कबल की अगर बात की जाए तो पंजाब काबीना का अहम इजलास हो रहा था और इस इजलास से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी। उन्होंने अपने खिताब में बड़े बुलंद बांग दावे पेश किए, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े जुमले अदा किए और इतना कुछ कह डाला कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर ऐसा पूरा हो जाए, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर इसकी पॉसिबल हो जाए इन सब चीज़ों की, तो पंजाब की किस्मत तो चमक ही जाएगी। खैर, ये तो हम अपने मेहमानों से ज़रूर ओपिनियन लेंगे कि वो क्या हो सकता है, क्या होगा, या फिर जितनी बातें मरियम नवाज साहिबा ने अपने ख़िताब में की हैं अब से कुछ देर पहले, वो सब पॉसिबल हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी। पंजाब की किस्मत का फ़ैसला तो होने जा रहा है। क्या ये फ़ैसला सही मायनों में हो रहा है, क्या ये अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर हो रहा है, या फिर नामज़द वज़ीर आला पंजाब जो बातें कर रही हैं कि हम ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे, ख़वातीन के लिए पिंक रेवोल्यूशन लाने की बात वो कर रही हैं, सेफ़ वर्किंग प्लेसेस की बात कर रही हैं, सेफ़ एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं, ख़वातीन की सेफ्टी को मलहूज़े खातिर रखते हुए विमेन पुलिस स्टेशन में इस्लाहात होंगी। बहुत सारे दावे, बहुत सारी बातें। 5 सालों के अंदर 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। से पंजाब के हवाले से वो बात करनी थी, पंजाब की बेहतरी की बात करनी थी, पंजाब के डेवलपमेंट में बड़े बड़े जो उन्होंने दावे किए हैं। पहली एयर एम्बुलेंस पंजाब में शुरू की जाएगी। पंजाब के साथ पिछले सालों में सौतेला सलूक हुआ है, अब वक्त आ गया है कि पंजाब की किस्मत बदल जाए। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात आएंगी, अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। सूद के बगैर कर्जे, यूथ के लिए जी बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि मेरिट पे उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। और अब स्कॉलरशिप में ये थोड़ी सी डेवलपमेंट और आई है कि जो बच्चे स्कॉलरशिप की बेस पर और मेरिट की बेस पर बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहेंगे तो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये ओपिनियन तो हम अपने मेहमानों का जानेंगे। और बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये तमाम तर चीज़ें पूरी कैसे करेंगी, क्योंकि एक जानिब हम मौशी बहरान की बात करें, मौशी अदम इस्तेहकाम की बात करें, ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा, और क्या मौशी इस्तेहकाम आए बग़ैर पंजाब की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि मरियम नवाज साहिबा दावे कर रही हैं, और पंजाब की बेहतरी के लिए वो कितना एफ़र्ट कर सकती हैं, ये एफ़र्ट्स किस तरह से की जाएंगी, इसके लिए फ़ंडिंग किस तरह से अरेंज की जाएगी, या फिर दीगर इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि एक जानिब जहां हम नामज़द वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे, वहीं गवर्नर पंजाब के लिए भी मखदूम अहमद महमूद, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। तो इसमें कौन ज़्यादा केपेबल है और किसके ज़्यादा वोट हो सकते हैं, कौन गवर्नर पंजाब के लिए नामज़द और कामयाब उम्मीदवार है, इस पर भी हम ज़रूर बहस करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ़ारूक भट्टी साहब, आदिल निज़ामी हमें ज्वाइन करेंगे और जाहिद गिशकोरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सबसे पहले फ़ारूक भट्टी साहब आपसे बुनियादी सवाल हम रखेंगे। पहले तो जो पंजाब की हालत ज़ार का जिक्र कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा कि बहुत सौतेला सलूक किया गया और अब पंजाब की किस्मत बदलने का वक्त आ गया है, हम ये कर दिखाएंगे, वो कर दिखाएंगे, मेरे पास ये प्लान है, मैं पिंक रेवोल्यूशन के ज़रिए ख़वातीन को सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फ़राहम करूँगी। यूथ के हवाले से बातें की और बहुत सारी बातें की, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने की बात की। एक बात बड़ी अहम उन्होंने की जो कि मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जिक्र किया कि पंजाब के अगर खाली हम डेटा की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको भी स्कूलों तक रसाई हासिल करने में हम जो है वो काम करेंगे। कि इतनी एफर्ट्स क्या मरियम नवाज साहिबा अकेली कर पाएंगी? सर देखें, ये तो इस वक्त सिर्फ ऐलानात हैं और इसके बाद प्रैक्टिकल जो है वो काम शुरू होगा जब बाज़ाब्ता तौर पर वो बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपना कलमदान संभालेंगी। और उसके बाद इन्हीं जो आज जो दावे हुए हैं ये संभाल के रख लीजिएगा, जो जो दावे किए हैं मरियम नवाज़ ने कि हम बेहतर करेंगे। और पंजाब के साथ अगर उन्होंने जो जिक्र किया कि जी तवज्जो नहीं दी गई, तो ये आज का दिन जो है वो आलमी सतह पर भी माँ बोली के दिन के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस माँ बोली के दिन के मौके पर मरियम नवाज़ जो कह रही हैं कि जी पंजाब में मैं हालात को जो है वो तब्दील कर दूंगी, बहुत अच्छी बात है जो गुफ्तगू की हद तक।
लेकिन मैं पूरी की पूरी इनकी जो तकरीर सुन रहा था उसमें कहीं जो है किसानों के हवाले से बात नहीं हो रही। यानी आज के दिन एक दफ़ा फिर जो है वो फ़ी एकड़ 3,000 रुपये जो है वो अबियाना में इजाफा कर दिया गया है। ये मैं आज की आपको ताज़ा तरीन बात बता रहा हूँ। यानी पंजाब का किसान जो है वो मर रहा है। उन्होंने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये आबियाना हम जो है वो वापस ना लिया गया, हम पहले ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। और पंजाब के किसानों के हवाले से ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जितना अरसा भी पंजाब के इक़्तिदार में रही है, किसानों के हवाले से कोई बड़े रिलीफ पैकेज का वो ऐलान नहीं कर सकी। और मरीम नवाज़ को जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हेल्थ के हवाले से जो लोगों को हेल्थ कार्ड्स की सहूलत थी, उस सही या गलत को वो बाद में देखेंगे। उसको बेशक नया नाम दे दें, उसको नवाज कार्ड का नाम दे दें, उसको जो है वो कोई और नाम दे दें, उसका कोई नाम रख दें, ग्रीन कार्ड का नाम दे दें, लेकिन वो कार्ड लोगों को दिया जाए। लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनकी जो है वो एजुकेशन से भी पहले हेल्थ है। यानी हेल्थ पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। और पंजाब के अंदर जो है वो हम अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल जो है वो देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, जिसका अमली तजर्बा मरीम नवाज से ज़्यादा अच्छा कौन जानते हैं कि जिनको खुद अपने इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है। अगर पंजाब में अच्छे अस्पताल मौजूद हों तो यकीनी तौर पर जो है उनको बाहर ना जाना पड़े। सर वो कह रही हैं हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करेंगी और उनके जो दावे हैं अगर उनके मुताबिक जो है जिस तरह उन्होंने दावे किए हैं उस पर जो है वो किसानों का भी साथ एजेंडे को जो है वो शामिल करें। और जो स्कूलों की बात की है कि जी वहाँ जो बच्चे जो हैं उनके ड्रॉप आउट होने की वजह, तो वो बुनियादी तौर पर गुर्बत है, वो बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी और गुर्बत के लिए कहीं डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर से शाम को कहें, वो आपको डाटा दे देगा कि इस वक्त जो है इस ज़िले की क्या पोजीशन है। बतौर वज़ीर आला अगर आपने काम करना है तो आपको ये देखना होगा कि आपको ब्यूरोक्रेसी में से वो लोग जो कि कंपैरेटिवली दयानतदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आगे लेकर आना होगा। मरियम अगर वाकई पंजाब को तब्दील करना चाहती है और नवाज शरीफ के हवाले से जो उनको जो एक बहुत बड़ा एज मिला है कि वो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को जो है वो नामजद इसलिए करवाया है कि वो एक तरह की लेगेसी शिफ्ट की है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने जो है वो की है। तो वो मरीम नवाज के लिए एक भारी जिम्मेदारी इसलिए ऐद होती है कि उन्होंने नवाज शरीफ की उस लेगेसी का भी उनके ऊपर जो है वो बोझ है। पंजाब के हवाले से उनके दावे भी एक तरफ हैं। और तीसरी, सर आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब का ये अक्लमंदाना फैसला है? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का जो ये फ़ैसला है ये अक्लमंदाना इस हवाले से ज़रूर है कि हमारे यहाँ मरूसी सियासत जो है उसको जिस तरह रवाज दिया गया है और जिस तरह मरूसी सियासत को जो है वो बार बार ये किया जाता है आसिफ जरदारी के बेटे, ये दरअसल ये बुनियादी वो सोच है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया ये सर, वो आमराना सोच है, पार्टियों के अंदर आमराना सोच है। और इस आमराना सोच को तब्दील किसने करना है? जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठानी। सर मैं दीगर मेहमानों की जानिब बढ़ना चाहूँगी। आदिल, अभी जिस तरह से फ़रूक भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये मौरूसी सियासत की सोच को तब्दील करना है, अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, मौरूसी सियासत को तब्दील करना या जो सियासी रहनुमा नामजद हो रहे हैं उनसे डिमांड करना है कि वो जो बातें, जो वादे, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाएं? तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है पाकिस्तान में। पहले सिंध पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड पे हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज स्पीकर नेशनल असम्बली बनवाया। हिना अरबानी खान साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर ख़ारजा, शहला रजा साहिबा जो है वो स्पीकर सिंध असम्बली बनी। तो ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हेड पे क्रेडिट थे। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज किसी भी सूबे की पाकिस्तान की पहली जो है वो वज़ीर आला बनने जा रही है। इससे पहले गवर्नर रह चुकी हैं जनाब शमा खालिद साहिबा, जीबी के अंदर गवर्नर थी, वो 10 के आलमी इंतकाल हो गया। तो एक अच्छी खुशहाइन चीज़ है कि खातून वज़ीर आला बनने जा रही है। अब जरा बात कर लेते हैं उनकी परफॉर्मेंस से। देखिए 1985 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गाय बगाए मुख्तलिफ टाइम में पंजाब में जो है की हुकूमत रही है। मरकज़ में भी इसी दौर में कई बार हुकूमत रही। अगर 2008 से 2018 की बात करें पंजाब में हुकूमत रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये लीडरान आके आवाम से मुखातिब होते हैं तो ये किस तरह कह देते हैं कि पिछले अखबार में
सूबे को निगलेक्ट किया गया या यहाँ कुछ तरह से काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, मजीद अच्छा हो सकता था। बीच में आप सिर्फ 5 साल निकाल दें उस्मान गुलजार के, तो उससे पिछले जो 10 साल हैं वो तो आप ही के चचा जो है वो वहाँ पे सीएम थे, या तो फिर आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद कर रही हैं, तो या पहले ये बता दें। उससे पीछे चल जाए 90s में आपके वालिद साहब जो है सीएम रहे हैं, 85 में जो पूरा मामला शुरू हुआ है, तो आप हुक्मरान रहे हैं, चीजें ठीक नहीं हुई, जब आते हैं नए वादे वही नए दावे करते हैं, लोगों को बताते हैं, जिस तरह आज बता रही है कि कौन कौन से रेवोल्यूशन लेके आने हैं, क्या क्या चीजें बेहतर करनी है, तो आप लोगों को ये बता रही हैं। और साथ प्रीवियस अच्छा आदिल, आप शहबाज शरीफ साहब की बात करें ना, तो मरियम नवाज साहिबा ने अपने खिताब में मेंशन किया है कि हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और रमज़ान के ऊपर उन्हें याद आया कि रमज़ान पैकेज वो देते थे या फिर गरीबों में आटा तकसीम करते थे, अगर प्रॉपर डेटाबेस होता हमारे पास उस वक्त तो हम ज़्यादा ये तकसीम कर सकते थे बेहतर अंदाज में, अब हम वो कर सकेंगे। उन्होंने अप्रिशिएट किया अपने चचा को। चले यहाँ पे उन्होंने एक चीज कर दिया, बहुत देर तो उनका डाटा हमारे पास आ रहा है, डाटा को इतना इशू नहीं है। बेनजीर इनकम फंड प्रोग्राम एक बड़ा चल रहा है मामला, वहां से आप ले सकते हैं। और बाकी अब कब तक हम ये डाटा के ऊपर ही काम करते रहेंगे, कब तक हम एक स्पेसिफिक चलेगी, आप कोई बड़ी चीजें यहाँ पे लेके आए। आप पूरे सूबा 12 करोड़ का सूबा है, आधे 60% पाकिस्तान है, आपकी मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। आपके चचा जो है प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मुल्क को एलिवेट करें ना, नेशन को एलिवेट करें। तब तक ये कोई लंगर खाने बनाएगा, कोई यहाँ पे 2000 रुपए देगा, कोई 3000 रुपए देगा, दुनिया भर में चले ईबीटी सिस्टम चलते हैं, अमेरिका यूरोप में भी है, लेकिन वहां पर उन्होंने लोगों का म्यार जिंदगी को बुलंद किया है ना। अब इधर जो आता है उसकी तरक्यात किसी तरह की चीजें हैं। मेरा ख्याल कि वो खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो लंगर खाने में इस तरह की चीजें चलाते रहे। अब थोड़ा इससे भी आए ना, इंडस्ट्री लगाए यहाँ पे आईटी सेक्टर को आप ऊपर लेके जाएं। यहाँ पे कह रहे हैं 5 सालों में 5 आईटी सिटीज बनाकर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, बनाकर जाएंगे। चले पिछले दौर में कुछ काम हुए भी, आप देखिए इसमें चले नेगेटिविटी हम कर लेते हैं, चले पॉजिटिविटी बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा से तौक़ुआत है, आपने देखा कि बिलावल साहब जब वज़ीर ख़ारिजा बने, पार्टी की चेयरमैन है, तो सिंध में कुछ सिंबॉलिक चीजें इस तरह हुई कि पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध में बन गई, गवर्नमेंट में एक अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया। जो वहाँ के लोग थे वो बिलावल साहब को खुश करने के लिए कि फॉरेन ऐसे आइडियाज जो यूरोप अमेरिका की तरह के तर्ज के आइडियाज तो लेके आए, कुछ चीजें अच्छी हो गई। तो चले मरियम भी एक लंबा अर्सा उन्होंने भी इंग्लैंड में गुजार लिया है, तो होपफुली कि अब यहाँ पे कुछ उस तरह की मॉडर्नाइजेशन आएगी। हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं, चलिए वो 5 आईटी यूनिवर्सिटी आए 3 बना दें 5 साल में, वो हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने का कह रही है। हमें बड़ी उम्मीद है कि आप करें, आए, अब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दे दिया है, आप पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही है, हम पॉजिटिव है। लेकिन 5 साल बाद या 2.5 साल बाद या 4 साल बाद जब आप जाएं तो एटलीस्ट हमें जरूर बता के जाइएगा कि आपने किया क्या। ये ना हो कि उसके बाद दोबारा इलेक्शन कैंपेन में 2029 में आप जाए और बताएं सूबे में ये नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आप करें। जाहिद साहब से उनका कमेंट ले लेते हैं। जाहिद किशकोरी साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है मरियम नवाज साहिबा बहैसियत वज़ीर आला पंजाब ये तमाम तर वादे दावे पूरे कर पाएंगी? देखिए, ये बड़ा चैलेंज है। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बनने जा रही हैं। अब देखना होगा, मरियम नवाज के ये पहले सियासी क्रेडेंशियल्स हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पहली दफ़ा वो मेंबर पार्लियामेंट बनी हैं। इससे पहले उनका कोई तजर्बा नहीं है पार्लियामेंट चलाने का, और पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पूरी सियासत पाकिस्तान सेंटर में भी पंजाब के गिर्द घूमती है, और ज़ाहिर है वो खुशकिस्मत हैं। उनके पीछे अब उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ, जिनका एक तजर्बा है बड़ा, वो होंगे, पूरी टीम होगी जो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल नहीं कर सकी अब तक। पिछले 5 साल में वो कोशिश करेगी कि दोबारा जो सियासी रीगेन करे पॉलिटिकल पावर और तमाम चीज़ें। तो बड़े चैलेंजेस हैं। फिर अपने साथ पार्टनर को भी साथ लेके चलना। तो मरियम नवाज का जो स्टाइल है वो बहुत एग्रेसिव हमेशा रहा है, हमने देखा है सियासत में। तो जो पार्टनर हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पर्टिकुलरली, और IPP अलीम खान की, उसको कैसे साथ लेके चलना है। और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मौजूद है पंजाब में, आपको पता है। PTI के जो इंडिपेंडेंट बैक्ड कैंडिडेट हैं उनकी बड़ी तादाद है, जो कि 100 से ज्यादा है। तो देखना होगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के सामने
बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये चैलेंज है। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं उनके सामने। बिल्कुल सर, ये चैलेंज है, लेकिन इसके साथ एक और चैलेंज जिसका हम तस्करा कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब के लिए भी जो 3 नामजद हुए हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक बताया जा रहा है और ये भी जराए कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ही गवर्नर पंजाब होगा। सर आपको क्या लगता है तीनों नामों में से कौन ज़्यादा केपेबल है, मखदूम अहमद महमूद साहब, कमर जमान कायरा साहब या नदीम अफजल चंद साहब? देखिए, तीनों नाम ऐसे हैं जो सियासी प्लेयर हैं, तीनों बड़े सियासी प्लेयर्स हैं और कि इक्वली इनके क्रेडेंशियल हैं कि पंजाब के गवर्नर के तौर पर काम कर सकें। जिसका कमर जमान कायरा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने रहनुमा हैं, उनका सेंटर में भी वफाकी वजीर भी रहे हैं। एक पंजाब की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अपर पंजाब की, उनके एक करते धरता हैं। फिर मखदूम अहमद महमूद तो पंजाब के पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साउथ की आप वो देख लें, इससे पहले भी वो गवर्नर रहे हैं। उनके 2 साहबजादे मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, इससे पहले भी रहे हैं। तो एक बड़ा सियासी नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने सियासी खिलाड़ी हैं। और फिर नदीम चंद साहब हैं, अच्छे सियासी खिलाड़ी हैं, सरगोदा से, मंडी बाउद्दीन से उनका ताल्लुक है। सर अपने दोनों मेहमानों से भी हम क्विकली कमेंट लेना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है तीनों नामों में से कौन बेहतर होगा, कौन ज्यादा कैपेबल है। फरूक भट्टी साहब वेरी क्विकली। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो तीनों नाम हैं वो अपनी सतह पर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जुरत जो है वो है। मखदूम अहमद महमूद को एक दफ़ा आसफ अली जरदारी आजमा चुके हैं, वो को बड़ा तीर नहीं मार सके थे नून लीग की हुकूमत के अंदर जो है, तो उसका अंदाज़ा आसफ अली जरदारी को बहुत अच्छी तरह है। और दूसरी बात यह है कि कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के हवाले से जो टाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तय करेगा आसफ अली जरदारी जो है वो पंजाब में अगर तो पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अग्रेसिवली पीपल्स पार्टी जो है वो चीज़ों को बेहतर करना चाहती है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि नदीम अफजल चंद जो है वो जो पीपल्स पार्टी का ज्याला है वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो है पीपल्स पार्टी अपनी खोई हुई साख अगर बहाल करना चाहती है। तो उसमें जो रिकमेंडेशन आई है, जो मेरे ज़राए भी कह रहे हैं, वो हैं कि भाई अगर आपने अग्रेसिवली आना है, आपने सीटें निकालनी है, आपने पीपल्स पार्टी को मजबूत करना है, तो फिर नदीम चंद है, क्योंकि कमर जमान कह रहा पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर रहकर भी जो है वो सीटें लूज़ कर चुके हैं, जबकि नदीम चंद जो है वो ज़रा वोकल है और इस वजह से। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि नदीम चंद के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका उन्होंने इजहार बहरहाल किया है, और उसकी वजह यह है कि नदीम चंद का जो अपना इंतखाबी हल्का है उसमें बार बार वो सवाल उठा रहा है। मैं आदिल से भी लेना चाहूंगी। आदिल, आपको क्या लग रहा है, नदीम अफजल चंद साहब या कायरा साहब? देखिए, आप तीसरा नाम को मिस ना करें। तीसरा नाम मेरे मुताबिक हॉट फेवरेट है। मखदूम अहमद महमूद जो है वो फंक्शनल लीग में थे जब जरदारी साहब सदर थे, वो छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, उनको पंजाब का सदर बनाया, साथ साथ गवर्नर पंजाब उनको बनाया। उनके 2 साहबजादे जो हैं वो इस बार भी रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, पिछली पार्लियामान में भी रुकने कौमी असम्बली थे, और बाकी दोनों जो शख्सियात आप कायरा साहब की बात कर रही हैं, लाला मूसा से, और जनाब चंद साहब की बात करें, दोनों अपनी अपनी सीटें हार गए हैं और अभी भी हारे, पिछले इलेक्शन में भी हारे थे, पिछली पार्लियामान का भी हिस्सा नहीं थे। अब एक और इक्वेशन अपने देखनी है कि जो सीएम है वो अपर पंजाब से है, तो गवर्नर जो है वो साउथ पंजाब का जरा थोड़ा हो जाएगा। बल्कि जब पीडीएम गवर्नमेंट बनी, मलिक रहमान साहब जब उनका नाम आया तो उससे पहले भी अहमद महमूद साहब का नाम फाइनलाइज हो गया था कि वो बनेंगे, लेकिन जब नून लीग ने कहा कि गवर्नरशिप उन्होंने अपने पास रखनी है तो मलिक रहमान बने, तो वो एक बड़ा नाम है। तो चांसेस थोड़े ज्यादा मुझे उनके दिखाई देते हैं, क्योंकि साउथ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटें भी मिली है, मैंडेट वहां से मिला है, तो डेफिनेटली गवर्नरशिप साउथ से ही आएगी। ये भी हो सकता है, बल्कि कुछ नाम दूर, खोसा साहब एक नाम है, साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ लोग उनका भी नाम ले रहे हैं। गवर्नर सरवर साहब जो है, बिलावल साहब की उन्होंने लाहौर में पूरी कैंपेन चलाई और वो भी उसके रिवॉर्ड में गवर्नरशिप भी लेना चाह रहे थे, हमारी से मुलाकात भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो ये मामला है, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि अहमद महमूद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ठीक हो गया, आपने तीनों मेहमानों से हमने उनका ओपिनियन जान लिया। ज़रा पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं इस बुनियादी सवाल के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना गवर्नर लगाकर अपनी खोई हुई साख बहाल कर पाएगी? सिर्फ 10% को ऐसा लगता है, जबकि 90% ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन अपने आखिरी अख्ताम तक पहुँच चुका है और मंजिल तय कर रहा है। अब तो सारे नाम सामने आ चुके हैं जो फ़ाइनल हो चुके थे। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पहले से तयशुदा हैं, सिर्फ इनकी अनाउंसमेंट और डिस्क्लोज़ होना बाकी है। अब जब नाम सामने आ गए हैं, अब ये देखना है कि क्या ये नाम फ़ाइनल होने के बाद मुल्क की मईशत की बहाली जो है वो हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि सियासी और मौशी बहरान का हल सिर्फ इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए, उस पर जितनी भी बातें हुई वो सब एक साइड पे हैं। अब जो फैसला साजी हो रही है, जो हुकूमत साजी के फैसले हो चुके हैं, जो नाम फाइनल हो रहे हैं, उनके हवाले से ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो मेन हम बात कर रहे थे कि हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, उन पर मबनी अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ दोनों पार्टियों के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। क्या लग रहा है हमारे मेहमानों को, क्या पीपी और नून लीग का इत्तेहाद सियासी और मौशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकेगा या नहीं? जाहिद साहब, आपको क्या लगता है सर इस हवाले से? देखिए, ये तो एक सियासी जो खेल है, आपको पता है हमेशा इट इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। कुछ भी हो सकता है। कल के जो सियासी दूर रहने वाले लोग होते हैं आपस में, आज वो इकट्ठे बैठ रहे हैं और फिर ये सेंटर में। लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा एक मुख्तलिफ अंदाज रखता है इस नई जो बनने वाली गवर्नमेंट होगी, जहाँ जो जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है सेंटर में। ये आप इसको पीडीएम का नाम दें या फिर कई सियासी जमातों का एक सेंटर में गवर्नमेंट का नाम दें, ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट होगी। ये पिछली हुकूमत से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड इस वक्त पंजाब में मौजूद है। उनकी एक पावरफुल गवर्नमेंट होगी जो कि पिछली दफ़ा नहीं थी। परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास एक गवर्नमेंट थी, उसने नाक में दम कर रखा था, यहाँ सेंटर में महदूद कर दिया था शहबाज शरीफ की पीटीएम की गवर्नमेंट को। लेकिन सेंटर में आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होती है, दोनों सेंटर स्ट्रांग होगा और फिर पंजाब भी पीएमएलएन के पास होगा। एक कंपैरेटिवली सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है। मसला उनको नजर नहीं आता हुकूमत चलाने में पंजाब की गवर्नमेंट में। फिर सिंध जो है वो बिल्कुल मेजॉरिटी पावर के साथ पीपीपी के पास है। बलूचिस्तान भी मेजॉरिटी पावर के साथ पीपीपी और नून लीग के पास होगा। तो तीनों सूबे और फिर सेंटर में इन दोनों की हुकूमत, तो सिर्फ केपीके में पीटीआई को महदूद कर दिया गया है। ना उनके पास अब सदर का ओहदा होगा, ना जो वफाकी ओहदे हैं गवर्नर के वो ओहदे होंगे। जितनी भी की पोस्टिंग्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जिनकी पोजीशंस हैं, वो इस हुकूमत के पास होंगी। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उसके बैक जो अपोजिशन के लोग हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज होगा। वो पिछली तरह की गवर्नमेंट में जिस तरीके से उन्होंने एक पीडीएम को बिल्कुल महदूद किया हुआ था, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट थी, सदर आरिफ अलवी मौजूद थे। वो उस ज़ाहिर 9 तारीख के बाद अब नए सदर आएंगे पाकिस्तान के, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सर। लेकिन जिस तरह से अभी प्रिटेंड किया जा रहा है कि हम तमाम बातें, तमाम चीज़ें मुशावरत के बाद तय करेंगे और मुशावरत की बेस पे ही हम तमाम तर फैसले आगे भी करेंगे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल का ताउन करने पे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तमाम फैसले मुशावरत की बुनियाद पर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बारियाँ लेने की बात नहीं है, मुल्क को मौशी बहरान से निकालने की बात है। आप जवान भी हैं इस हुकूमत में, बुजुर्ग भी हैं, दोनों मिल जाएँ तो बड़ी ताकत बन जाते हैं। ये ताकत किस कदर कारगर साबित होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर बेनिफिशियरी है सिस्टम की। अगर आप देखिए उनके पास इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ओहदे जा रहे हैं। पूरे सिंध में वो हुकूमत करेंगे, बलूचिस्तान में भी हुकूमत करेंगे, सदर भी उनके होंगे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन भी उनके होंगे। फिर गवर्नर की जब हम बात करें पंजाब में, तो ये मेजर ओवरऑल बेनिफिशियरी है सिस्टम में। बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद चेयरमैन भी हैं और अपनी क्रेडेंशियल तैयार कर रहे हैं अगले नए वज़ीर आज़म के लिए, चाहे वो कुछ साल बाद इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन हो, दोबारा गवर्नमेंट की हुकूमत 5 साल कर ले,
तो ये क्रेडेंशियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे बेहतर वक्त कोई सूट नहीं करता जिस वक्त ये चल रहा है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। आदिल, आपको क्या लगता है ये जो अभी सियासी इत्तेहाद हो रहा है ये मौशी बेहतरी का सबब बनेगा या उसका बाइस बन सकेगा? देखिए, ये फ्रेश मैंडेट है और जिस तरह अभी जाहिद किशोरी साहब ने पिक्चर जो है पूरी वाजे की है कि ईवान सदर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी होगी, मतलब कि पहले यहाँ पे आरिफ अलवी साहब बैठे थे, इसी तरह गवर्नर हाउसेस में अब नई जो जमातें जो कोलिशन में है इनके गवर्नर्स बैठे होंगे, साथ में फ्रेश मैंडेट है। तो जो 16 माह की परफॉर्मेंस थी डेफिनेटली अब इससे थोड़ा मुख्तलिफ होगी, अब उतना हार्ड टाइम नहीं होगा इस हुकूमत के लिए। 5 साल मैंडेट लेकर आए हैं, होपफुली 5 साल गुजारेंगे। चले एक पिछली रवायत अब कंजेक्टिव ये चौथी पार्लियामान ने अपनी जो है मुद्दत पूरी की है और होशो के हुकूमत भी कोई अपनी जो है वो मुद्दत पूरी कर पाए। तो अब एक फ्रेश मैंडेट के साथ आए हैं, चीजें इनके लिए आसान होगी, उतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जो मुआशी जो इनके अहदाफ है और जो इनको मसाइल का सामना है वो बहुत संगीन नोयत का है। अभी आते ही आइंदा चंद माह बाद इनको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। जब वहां जाएंगे तो लोगों को बज़ाहिर लगता है कि IMF की शराइत है। यहाँ पाकिस्तान में प्रिटेंड उसको यूं ही किया जाता है कि IMF बड़ा जालिम है, उसने हम पे बड़ी सख्तियां लगा दी हैं। हालांकि वो तो आपको इन हाउस चेंज की बात करते हैं कि विद इन कंट्री जो आपके मामलात हैं उनको बेहतर करें, गर्दशी कर्जे जो हैं उनको बेहतर करें, लाइन लॉसेस पे काबू पाए। हम उन पे काबू नहीं पाते, हम टैरिफ बढ़ा देते हैं। तो ये हमारी जो इन हाउस प्रॉब्लम है, चले नए मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आई है, होपफुली ये अब जो कोर इश्यूज को हल करेगी, क्योंकि 70 to 75 बिलियन डॉलर्स के आपके भी जो बिल्स हैं, जो कर्जा जात हैं वो वापस करने हैं। तो मुश्किल टाइम इसके लिए होगा, पहले 2 साल तकरीबन मुश्किल होंगे, उसके बाद हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। बाकी जैसा भी आपने भी कहा था, चीजें यूं ही लगता था शिफ्टेड है, ऐसे ही होगा। हम भी यही कह रहे थे, यही बता रहे थे वाले सदर में कौन होगा, PM हाउस में कौन होगा। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने के लिए राजी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आइंदा 1-2 हफ्ते में देखिएगा कि काबीना में भी वो लोग मौजूद होंगे, तो एक मजबूत हुकूमत के तौर पर चलेंगे। लेकिन साथ साथ असेंबली में एक मजबूत अपोजिशन भी मौजूद होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। वो टफ टाइम देगी, वो हुकूमत को हर जगह जो है आइडेंटिफाई करेगी प्रॉब्लम्स को। तो इससे लगता है कि एक अच्छी इनके ऊपर सर्वेलेंस होगी, अपोजिशन की, तो गवर्नमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो ठीक हो सके। डेफिनेटली ऐसा ही है। फरूक भट्टी साहब, सर क्या ऐड करना चाहेंगे? एक ये सफ़र हमने देखा, ये इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो सियासी इत्तेहाद नहीं होगा, तनकीद के निश्तर चलाए गए, और उसके बाद अब ये वक्त आ गया कि सियासी इत्तेहाद भी हो रहा है। लेकिन क्या ये सियासी इत्तेहाद देरपा होगा, ये चल सकेगा, और क्या ये मुल्क में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकेगा? देखें, ये दोनों बड़ी पार्टियाँ जो हैं, जो इस वक्त इत्तेहाद में गई हैं और जो इसका हिस्सा बन गए हैं, तो इनके लिए जो है वो एक हवाले से जो है इनका अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग गया है। मैं ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो ये अपना जैद हमारा भाई है, ये इनकी खुशफहमी है कि जनाब ये बड़े मजबूत हैं और इनको कोई टफ टाइम नहीं मिलेगा। इनको अंदाज़ा नहीं है कि भाई लोगों को अगर ये डिलीवर नहीं करेंगी दोनों पार्टियां, तो इनके पास अगले इंतखाबात में कोई एजेंडा ही नहीं होगा कि जिस पर बात करें। पहले ही इंतखाबात के ऊपर जो है वो बड़े सवालिया निशान है, और पार्लियामान के अंदर जो है एजेंडा वो ले आएंगे। इससे पहले भी वो बात कर रहे थे कि हम देखें उसके लिए सारे हालात की कसूरवार PDM है, अब दोबारा उनके साथ ही। अब मैं आपको ये बताऊं ना कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब तक आप पार्लियामान में ये दोनों जमातें रही हैं, पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से ये रहा है कि उसने हमेशा पार्लियामानी सियासत की बात की है, ठीक है, और उन्होंने अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जिसको वो कहते हैं ना, वो बार्गेनिंग पोजीशन में थे और उन्होंने वो पूरी तरह वसूल किया है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई आसिफ जरदारी जो है उसका ख्वाब है ईवान सदर जाना, और वो गया है। वो जहाँ तक बिलावल की बात है, बिलावल जो है वो बिलावल वजीर खारजा बनेगा, ये वजारतें लेंगे। पीपल्स पार्टी वजारतों के बगैर नहीं रहेगी, ये गवर्नर जो है ये भी लेंगे। तो सर फिर और इनके स्टे करिए वो मतलब सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में, बिल्कुल, जब गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं, सेनेट मैं कहता हूँ उन्होंने आसिफ जरदारी का यही तो कमाल है कि उसने जो है सबसे पहले तो नवाज शरीफ को जो उसने कहा जी कि किसी तरह ये हो जाए, छोटे मियाँ के साथ तो उसके मामला ठीक थे, मियाँ साहब तो जो है वो रिंग से निकल गए, जिनकी वजह से सारा ये PMLN स्टेज से जाए बैठी थी। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ है और ऊपर आसिफ अली जरदारी हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने बड़ी स्मार्ट गेम की है अपने हिसाब से, जिस तरह वो हमेशा करता है, लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है,
जो अभी कह रहे थे कि जो लोगों के मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल जो है वो प्रेशर वो भी बढ़ रहा है। और जब तक ये दोनों बड़ी पार्टियां जिनके ऊपर मुबैना तौर पर ही सही पाकिस्तान की अक्सरीती अवाम ये समझती है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बड़ा अरसा इक़्तिदार में रही, वफाक में भी रही, और मुस्लिम लीग नवाज जिसका मरियम नवाज जिक्र कर रही थी, बड़ी स्मार्ट मूव लिया सदर आसिफ जरदारी ने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने। अब वो क्या कहते हैं उसको, इस वक्त जो बातें हो रही हैं कि अब वो सदर बनेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे या फिर वो आरिफ अलवी साहब की तरह? ना जी ना, वो ना सिर्फ एक्टिव रहेगा, वो बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना कि बताएगा कि प्रेसिडेंसी को किस तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके गवर्नर जो हैं वो पूरी तरह एक्टिव होंगे, पार्लियामान के अंदर जो है वो सेनेट और अपना नेशनल असेंबली में होंगे, और मुमकिन तौर पर जो है वो चेयरमैन भी डिसाइडेड है उनका। अपना इनका यूसुफ रजा गिलानी जो है वो कैंडिडेट के तौर पर हैं, शहरी रहमान है, उनके पास 2 मजबूत उम्मीदवार हैं जिनको वो चेयरमैन सेनेट जो है वो लाने की जो है वो पूरी तरह उनकी कोशिश होगी कि जी इनको चेयरमैन सेनेटशिप भी हमें मिल जाए, गवर्नरियां भी उनके पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए अगर बहुत ही अच्छा होता कि इससे ज़्यादा बेहतर था कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपोजिशन में बैठ जाती। सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर डिलीवर ना करने का तो वो मुस्लिम लीग नवाज को होगा, और सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो आसिफ अली जरदारी को मिलेगा। जिस तरह पीडीएम में रहते हुए सारी तनकीद नून लीग ने बर्दाश्त की, और आईनी ओहदे जो है खुद जरदारी ने की, वो खुद स्पीकर भी रहे, वजीर खारजा भी, उनकी तरफ अवाम ने भी कोई बात नहीं की। इतना बुरा है कि हम कोई सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और जो बड़ी अहम बात है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद असल जो है ना वो मैच पड़ेगा कि अपोजिशन से जो पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठेगी, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगा अपोजिशन से। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है। फिर हम किसी प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जरा हमें ब्रेक के जाने बढ़ना है, और उससे पहले इस सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पीपी और नून लीग का इत्तेहाद सियासी और मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा? सिर्फ 5% को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकेगा, जबकि 95% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़े, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गज़ा की सिचुएशन को शामिल करेंगे। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा में जंगबंदी के हक़ में अलजायर की पेश की गई करारदाद को एक मरतबा फिर से वीटो कर दिया, और ये तीसरी बार गज़ा में जंगबंदी की करारदाद को अमेरिका ने वीटो किया है। अमेरिका के इस एक्शन पर ज़रा अपने मेहमानों का ओपिनियन ले लेते हैं। जाहिद साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों अमेरिका ये बार बार जो है गज़ा में जंगबंदी को और करारदाद जो पेश की जाती है उसको वीटो कर देता है? अमेरिका चाहता क्या है? एक जानिब तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अब जंगबंदी हो जाए, अब हालात नॉर्मल हो जाएं, हम तो सब जंग की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि हम वापस पलटना चाहते हैं, तो फिर करारदाद क्यों वीटो की अलजायर की जानिब से पेश करता? देखिए, इस वक्त दुनिया में 2 बड़े फोरम पे डिस्कशन, डिबेट्स और तमाम जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो महवर हैं। एक तो फ़लस्तीन का मामला है, आपने देखा यूक्रेन का इससे पहले चल रहा था, और फिर कश्मीर का मामला है जो हमेशा 75 साल से चल रहा है। अब देखना ये है कि तीनों मामलात में जो हमारी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनका जो रोल आपने देखा पूरे इस फ़लस्तीन के मामले पर कितना अग्रेसिव रहा है, तो दुनिया ने कितना माना है, या इन्होंने कितना प्रेशर बिल्ड किया है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे, या वो वोटिंग हो या वीटो का राइट हो, या जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं पूरी दुनिया के बड़े ममालिक, पावरफुल जो ममालिक हैं, उन्होंने इस इशू को कितना उठाया है। मेरी नज़र में जो रिलीफ है, आपने देखा इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेशन आर्डर की गई है कि जो इसराइल की वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं वो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, वो जेनोसाइड में आती हैं। उस पर आपने देखा बाकायदा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में जो इंटरनेशनल लीगल फोरम्स हैं इन इशूज को टेकअप किया गया,
उनका केस माना गया। लेकिन अच्छा जाहिद साहब, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी सर। ना सिर्फ अमेरिका ने करारदाद वीटो की है, बल्कि इसको जस्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट पास किया, थोड़ा सा हम उस पर भी गौर करेंगे। अमेरिकी सफीर ये कहते हैं कि फौरी जंगबंदी का ये मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की रूह ख़राब हो सकती है। सर क्या ये जस्टिफाइड है ये रीज़न? देखिए, मेजर प्लेयर जब चाहेंगे इस इशू को दोनों को बिठा देंगे और तमाम मामला वो टेबल टॉक पे ले आएंगे और जंगबंदी भी कर देंगे। इस सूरत हाल में वो जंगबंदी करना चाहते हैं, नहीं कि ये कि इंटरनेशनल प्लेयर जो अपना खेल खेलना चाह रहे हैं। मैं तो रोल की बात कर रहा हूँ, मुसलमान ममालिक की जो 60 से ज्यादा ममालिक हैं उनका रोल और इन्फ्लुएंस कितना है, कितनी ताकत मौजूद है इंटरनेशनल लेवल पे, कितना प्रेशर उन्होंने पायलट किया है, यूएन को कितना मजबूर किया है कि इन तमाम इश्यूज को देखे और फलस्तीन के जो पुराना इश्यू है इसको कैसे और किस शक्ल से देखना चाहिए। कश्मीर का इश्यू है, ये तो एक कॉज है। फिर आप यूक्रेन में देखें जो चीज़ें चल रही हैं, तो पैरेलल बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। और दुनिया के मुसलमान ममालिक जो अपनी ही उलझनों में हैं, आपने देखा ईरान ने 70 घंटे के अंदर 3 मुसलमान ममालिक के अंदर जाकर अटैक किए, फिर पाकिस्तान ने दोबारा हिट बैक किया, ईरान ने सरेंडर किया। तो ये ममालिक के आपस की सूरत हाल देखिए तो इतने उलझे हुए हैं आपस में कि उनको किसी एक इस्लामी रियासत की मदद यूएन लेवल पे कलेक्टिव रिस्पांस नहीं देता। ठीक है, जिसकी वजह से यूएन या अमेरिका हो या वीटो का जो भी रोल प्ले करना चाहे, ज़ाहिर 7 दुनिया के ममालिक हैं, उनके पास एक पावरफुल टूल है कि आप जिस वक्त चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक है। यकीनन सर, ये अफसोसनाक भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही है। आदिल, मैं आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। ये तो वो बात हो गई जो हमने बचपन में सुनी थी कि साफ दिखते भी नहीं और वाजे छुपते भी नहीं। एक जानिब जो है फौरी जंगबंदी की करारदाद को ख़त्म कर रहे हैं, इसको वीटो कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के मामले डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम चाहते हैं कि आर्जी तौर पर जंगबंदी हो जाए। ये क्या जो सिचुएशन क्रिएट की है जो बाइडन ने, इसके पीछे कोई सियासी मफाद नज़र आ रहा है आपको? देखिए, इंतहाई मुज़हका फेस अमेरिका का रवैया है। अपने स्पीकर का जो बयान भी आपने कोट किया, दुनिया भर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे पहले सीज फायर होती है कि भाई आप रुक जाएं, डायलॉग कर रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, मामला तफाहम तफरीक के साथ हल कर ले। लेकिन अमेरिका सिर्फ सीज फायर के लिए रेडी नहीं है। आज के तौर पर सीज फायर हुआ क्वेश्चन के लिए अमेरिका ने, यूरोप ने, कुछ मुस्लिम ममालिक ने अपने लोगों को वहां से निकालना था, आपने वहां पे बड़ा इसीली आज के तौर पे जंगबंदी कर ली। जब आपने रेवोल्यूशन कर ली उसके बाद बम्बारमेंट शुरू हो गई। मुस्लिम दुनिया बड़ा अच्छा उन्होंने जो उसका अदा किया, मुस्लिम दुनिया बिल्कुल फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गई कि आप मोर देन 50 कंट्रीज हैं इस्लामी ममालिक के, 2 बिलियन आबादी है, आप यूनाइटेड नेशन को मजबूर नहीं कर पाए या आप वहां पे अमेरिका को, यूरोप इदराक ही नहीं करवा पाए कि किस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और आलमी इस्लाम पूरा रंजीदा है। और तो मुस्लिम वर्ल्ड में लोगों में इस जाल का गम और गुस्सा था, लेकिन जो होते थी किसी में भी इतना मतलब नहीं था, जान नहीं थी वो स्ट्रॉन्गली आगे खड़ा हो सकता या अमेरिका को, यूरोप को एक मैसेज दे सकता। बयानात आए, अब वो बयानात भी कम हो गए हैं। आज आप बहुत अच्छी बात है, आज अपने टॉक शो में इसके ऊपर डिस्कस कर रही हैं। हमारे यहाँ भी मीडिया पे उस तरह से गजा की छोटी हाल की डिस्कशन नहीं हो रही, आलमी मीडिया भी डिस्कस नहीं कर रहा, इजराइल खुलेआम जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। बाकी अमेरिकन इलेक्शन है इस साल नवंबर के महीने में, बाइडेन साहब दोबारा से वहां पे उम्मीदवार हैं। वो जो अमेरिका में यहूदी लॉबीज हैं, जो वहां पे थिंक टैंक्स हैं, उनकी कह रहे हमायत लेने के लिए, जहाँ जो ज्यूज बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसकी हमायत जो अमेरिका में बड़ी अहम समझी जाती है सदारती ओहदे के लिए, तो वो उसके लिए सारी चीजें चल रही हैं, कर रहे हैं। दुनिया में इस टाइम अमेरिका डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। 2 जगह ही जो वॉर जोन बने हुए हैं, यूक्रेन में। लेकिन आदिल, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं उसमें तो फिर वीटो नहीं करना चाहिए था ना, आर्जी जंगबंदी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, फौरी जंगबंदी को सपोर्ट कर देता अमेरिका या जो बाइडेन साहब। देखना असल मसला है, आप जंगबंदी हो, वहां पे लोग जो है उनका वहां पे बम्बारमेंट हो रही है, लोगों के मामला की जिंदगी तबाह होकर रह गए हैं, लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए, चीजें बेहतर हो सके। अमेरिका को मुस्तकिल हल की जानिब आना नहीं चाह रहा, करना नहीं चाह रहा चीजों को। आप देखिए 15 रुपये जो थी उसने आपका बरतानिया ने अब्सटेन कर दिया, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, 13 ममालिक साथ खड़े थे। तो ये अमेरिका का रवैया ही हैरान किन है, जो किसी की भी समझ में इस टाइप नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका में डायरेक्टली दुनिया में कहीं भी
जंग में इन्वॉल्व रही है। इनडायरेक्टली दो जगह पे जंग है, दोनों जगह अमेरिका किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को या किस तरह की चीजों में अपना रोल प्ले कर रहा है वो दुनिया के सामने है। उसकी बड़ी वजह अमेरिकन इलेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन में जाना है, वहां पे जाके बाइडेन साहब की कंपेन या वहां पे लॉबीज हैं या जो लोग हैं उनकी हिमायत के लिए सारी कोशिश कर। ठीक हो गया। फारूक भट्टी साहब, सर आपको क्या लगता है ये जो बात हो रही है कि अभी हम फौरी जंगबंदी की जानिब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं हमास और इसराइल के दरमियान, मुज़ाकरात की रूह ख़राब हो सकती है, मुज़ाकरात में कन्फ्यूजन आ सकती है, सर आपको ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड लग रही है? ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। ये बिल्कुल थोड़ी सी भी जो अकल रखने वाले उनको अंदाज़ा है कि ये जो बाइडेन जो है वो क्यों कर रहा है। अमेरिका के अंदर इंतखाबात हैं और उन इंतखाबात में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो जूश लाबी जो है वो खर्च करती है, उनके मफादात वाबस्ता हैं। अमेरिका की कोई भी हुकूमत जो है वो उनकी मर्ज़ी व मंशा के बगैर नहीं चलती। और इसराइल के अंदर जो है वो जिस सतह की बर्बरियत की गई, आम लोगों का जो है वो कत्लेआम किया गया, जो शहादतें हुई, ये इंसानी तारीख़ का इतना बड़ा अलमिया है कि इसके ऊपर जो है वो पूरी मजमूई तौर पर मुस्लिम उम्मा मैं कहता हूँ कि उसकी जो खामोशी है उसने ताकत बख्शी है एक तरह से अमेरिका को कि जनाब मैं जो मर्जी करूं कि सब अच्छा है जनाब। वो पॉलिसी आ गई है जैसे कबूतर आंखें बंद नहीं कर लेता, कबूतर की तरह हम आंखें बंद किए हुए हैं कि जनाब ज़रा इसके साथ कुछ हो लेने दें, फिर अगली बारी आपकी आएगी, फिर उसकी आएगी, फिर उसकी आएगी, ये बारियां जो हैं इन सब की आएंगी। आप ये देखें कि उसमें जो सबसे अहम बात है कि जो आपके मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो सारे के सारे खामोश हैं, चुप हैं। किसी वजह से कोई इसराइल के साथ अपने मामला ठीक करना चाहता है, किसी को कुछ और पड़ी है। वहाँ जिस सतह की बर्बरियत हुई है और जो इंसानी हवाले से इतना बड़ा जो है वो जुल्म और ज्यादती हो रही है उस पर जो है वो पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो बात कर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ है वो तो वेस्ट में हुआ है, वो मगरब के अंदर लोगों ने किया है। मुस्लिम उम्मा तो जनाब खामोश होकर बैठी है, अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया जो है वो इसलिए ये नहीं करना चाह रही कि आइंदा इंतखाबात में वो जो है वो जूश लाबी की जो है वो हेल्प से जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वो पीछे थ्योरी है, ये बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी है। अगर ये जंग बंदी यानी कि आप कह रहे हैं ना कि ये सियासी मफाद में है जो बाइडेन के जो वो इस तरह से बातें कर रहे हैं और गजा में फौरी जंग बंदी की बात कर रहे हैं, क्या जो बाइडेन इंतजामिया की गजा में जंग बंदी की मुखालफत सियासी मफाद में है? 50% को ऐसा लगता है और 50% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो मिला जुला रद्द अमल हमें पब्लिक की जानिब से देखने में मिला है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह के पान।